रामपुर जल रहा है और राजनीतिक दल इसे बुझाने की जगह आग में घी डाल रहे हैं। प्रशासन ने यहां पर धारा 144 लगा रखी है, लेकिन अखिलेश यादव के आह्वान पर आसपास के जिलों के हजारों एसपी कार्यकर्ता रामपुर पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और इस बीच पुलिस ने आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को रिहा कर दिया है, इस शर्त पर कि वो कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि सरकार रामपुर में लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। तो सरकार का कहना है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा। पुलिस ने जगह जगह गाड़ियों की तलाशी लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को रोकने की पूरी कोशिश की, फिर भी सैकड़ों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता रामपुर पहुंच गए और आजम खां अब्दुल्ला आजम पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। एसएसपी अजयपाल शर्मा ने कहा कि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि जो लोग हंगामा कर रहे थे उन्हें हिरासत में लिया गया है। उधर डीजीपी ओपी सिंह ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि हम किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। हमने वहाँ पे 144 धारा लगा दिया है और हमने वहाँ पे राजनीतिक दलों के नेताओं की आवाजाही को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। उन्होंने एक पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी ने कॉल किया था कि वहाँ पे पहुँचा जाए 7 या 9 जिलों के लोग। हमने वहाँ पे सभी को, अपने पूरे लोकल पुलिस ऑफिसर्स को हमने निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा और यदि वो 144 धारा का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। अगर कोई दूसरा भी इस तरीके से गलत काम करेगा तो उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी। क्योंकि मंदिर में सवाल आप पूछ रहे हैं तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी और पुलिस और प्रशासन कानून सम्मत अपनी कार्रवाई कर रहा है। मुझे लगता है कि उसमें किसी को कोई सवाल उठाने का विषय नहीं है कि यह कोई सवाल है। अगर आप, मैं या अन्य कोई सदस्य इस प्रकार के कोई गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने सरकार पर रामपुर में नागरिक अधिकारों को कुचलकर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। रामपुर में भाजपा सरकार पूरी तरह से लोकतांत्रिक कार्रवाई करने में लगातार लगी हुई है। वहाँ नागरिक अधिकारों को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अब्दुल्ला आजम को गिरफ्तार करना, मोहम्मद आजम खान साहब को अपमानित करना, फर्जी केस उनके ऊपर लगाना, और ऐसा कहीं हो सकता है कि किताब चोरी की बात आजम साहब करते हों। इस बीच रामपुर में लगी आग की तपिश दूसरे जिलों तक पहुंची। बदायूं में बिसौली थाना पुलिस ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को रामपुर जाने से रोका तो वो बिसौली आफसपुर रोड पर धरने पर बैठ गए। उधर मुरादाबाद में भी एसपी विधायक हाजी इकराम कुरैशी को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं संभल तो मानो अखाड़ा ही बन गया। सदर विधायक नवाब इकबाल महमूद के आवास को पुलिस ने घेर रखा था, लेकिन उन्होंने पुलिस को चकमा दे दिया। रामपुर में जो कुछ हो रहा है वो सही है या गलत, ये तय करना कानून का काम है। लेकिन अफसोस कि कुछ लोग इसकी आड़ में सियासत पर अपनी कारगुजारियां छिपाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रामपुर जल रहा है, कह सकते हैं कि मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी रामपुर में पुलिस छापेमारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम हाई कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है और कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता अजीत सिंह से 6 अगस्त तक अदालत को जानकारी मुहैया कराने का आदेश दे दिया है और इसी मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने बिना सर्च वारंट के यूनिवर्सिटी परिसर में घुसकर चांसलर मोहम्मद आजम खां के कार्यालय में तोड़फोड़ की और कई कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने पुलिस की इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का खुला उल्लंघन बता दिया और जवाब में राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि मदरसा आलिया से किताबें चोरी किए जाने की एफआईआर दर्ज है और पुलिस ने मजिस्ट्रेट से आदेश लेकर ही छापेमारी की।
कल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव रेप केस पर सुनवाई होगी, लेकिन आज जो हुआ वो हैरान करने वाला था, क्योंकि नाकामी पर सुप्रीम सुनवाई हुई। और इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि आज अदालत में क्या हुआ। उन्नाव रेप केस की पीड़िता के दर्द को मरहम तब मिला जब केस के पन्ने अदालत में पलटे जा रहे थे तो अदालत देख रही थी कि पहले दिन से पीड़िता और परिवार के साथ क्या हो रहा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि इस देश में क्या हो रहा है और फिर पीड़िता के लिए सुप्रीम अदालत के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए गए। इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि अब तक मामले में क्या किया। सीबीआई ने बताया कि केस से जुड़े 5 मामले दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया और 45 दिन में ट्रायल पूरा करने का आदेश दे दिया। एक्सीडेंट के मामले में भी सीबीआई को अब 7 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। उन्नाव रेप केस की अदालत में परतें खुली तो जांच एजेंसियों के तौर तरीकों की तस्वीर बेपर्दा हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंप दी और वकील को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दे दिए। एक्सीडेंट में घायल पीड़िता का हाल भी सुप्रीम अदालत ने जाना और आदेश दिया कि अगर लखनऊ में सही इलाज नहीं मिल रहा तो पीड़िता को एम्स से शिफ्ट किया जाए, लेकिन परिवार की सहमति ली जाए। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि पीड़िता को 25 लाख रुपए का मुआवजा जल्द दिया जाए। इसके साथ ही सरकार से पीड़िता के चाचा को दूसरी जेल में शिफ्ट करने पर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सीबीआई से मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता को दिल्ली ट्रांसफर करने की स्थिति रिपोर्ट और मामले में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सुप्रीम सुनवाई के बाद मामले में वकील के भाई को न्याय की उम्मीद जगी है। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर है, जबकि पीड़िता के वकील ने कहा है कि अब आगे बड़ी कार्रवाई होगी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय, सख्त से कठोर निर्णय लिया गया है, उससे हम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट पे कोई आप टिप्पणी कर सकते हैं ना हम टिप्पणी कर, जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होता है उसका मानना सबका धर्म है। प्रदेश सरकार भी उसका पालन करेगी। नहीं तो सर ये नहीं समझ में आ रहा। मैंने आपसे तर्क नहीं किया है ना, मैंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो सर्वमान्य है। वो लापरवाह कर रहा है। आप 1 साल से जो चार्जशीट पेश करने के बाद भी, दाखिल करने के बाद भी ट्रायल कमेंस नहीं हुआ, इसलिए टाइम फिक्स्ड किया है। उसके अंदर जल्दी खत्म करके अगर सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आदेश करता है वो पालन करना पड़े। डे टू डे में ट्रायल कंडक्ट करके खत्म कर सकता है। इधर लखनऊ केजीएमयू में उन्नाव की पीड़िता का मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया है, जिसमें लिखा गया कि पीड़िता और उसके वकील की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। दोनों वेंटिलेटर पर हैं। डॉक्टर का कहना है कि पीड़िता के शरीर में कई जगह हड्डियां टूटी हैं। पीड़िता को अभी तक होश नहीं आया है। केजीएमयू के विशेषज्ञों की टीम द्वारा निःशुल्क जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी के डीजीपी ने अहम मुकदमों से जुड़े गवाहों को सुरक्षा देने के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया। अब यूपी पुलिस विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 को सख्ती से लागू करेगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, उसी के क्रम में एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बनाई गई है, जिसमें एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का गठन है जो कि डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में रहेगी, जिसमें डीएम, एसपी उसमें सदस्य रहेंगे। और वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो डिफरेंट तरह के विटनेसेस की, खास तौर से जो 7 साल से ऊपर के क्राइम का जिसमें ऑफेंस होता है, इससे ऊपर के केसेस के जो विटनेसेस हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा काम करेगी। डिफरेंट तरह के जो थ्रेट परसेप्शंस हैं लोगों के, उन पर अपनी एक एनालिटिकल अप्रोच से उस पर एक विश्लेषण करेगी। और साथ ही साथ में डिफरेंट विटनेसेस को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वो इस जगह पर अपना कोई प्रत्यावेदन, अपना कोई प्रेजेंटेशन दे दें, जिससे कि वो जो अथॉरिटी है वो इस पर डिस्कस कर ले। और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक सेल इसके लिए अलग से कार्यरत रहेगा, जो केवल विटनेस प्रोटेक्शन सेल का एक काम करेगा। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो मध्यस्थता कमेटी बनाई थी, उसने अपनी सीलबंद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस रिपोर्ट पर
कल दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी और रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि मुख्य मामले की सुनवाई कब से कब तक की जाए। वहीं संत समाज कह रहा है कि 3 तलाक की तरह सरकार कानून बनाकर राम मंदिर का निर्माण कराए। देखिए, मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट से कोई उम्मीद तो है नहीं, इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। जिस तरह से आपने इसमें हिम्मत दिखाई, उसी तरह से राम मंदिर मुद्दे को दिखा करके लोकसभा में पास करा करके राज्यसभा लाइए और राज्यसभा में पास करा करके राम मंदिर का निर्माण कार्य कराइए तो और अच्छा रहेगा। हम सब संत महात्मा और करोड़ों हिंदुओं की आस्था आपसे जुड़ी हुई है, तो सभी लोग चाहते हैं कि यह निर्णय अच्छा हो जाएगा, लेकिन इसमें भी हिम्मत चाहिए। देखिए, बाबर ने इतिहास में जो राम मंदिर का विध्वंस किया और वहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, मेरे देखने में और हमारा ये स्टैंड इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेके आज तक सुप्रीम कोर्ट में रहा है कि वो ऐतिहासिक बदला हिंदुओं को तब तक नहीं मिल सकता है जब तक हिंदुस्तान की संवैधानिक कोर्ट उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई ना करे। और मुझे नहीं लगता ये पावर मध्यस्थता पैनल के पास है, और इसीलिए हमारा हमेशा शुरू से स्टैंड सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी रहा है कि ये केस में मध्यस्थता से हल नहीं निकल सकता है। जिस चीज़ पे मुसलमानों का हक नहीं है 1 इंच पे भी ना, वहाँ पे वो सुलह समझौता कर सकते हैं। और ये पूरा स्थान भगवान श्री राम के लिए डेडिकेटेड है, वहाँ पे भव्य राम मंदिर बने। राम जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार यानी कि कल इस मामले की अहम सुनवाई करेगा। 2 बजे 5 जजों की पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले में सुनवाई के दौरान यह तय करेगा कि क्या मध्यस्थता को तमाम पक्षकारों के साथ कंटिन्यू रखा जाए या फिर इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई काफी अहम होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई में इस केस को लेकर एक नई रूपरेखा तय कर सकता है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के नौसड़ में एक नए बस अड्डे का लोकार्पण किया है। 2 करोड़ 85 लाख की लागत से बने इस बस अड्डे से वाराणसी मऊ के लिए बसें संचालित की जाएंगी। और इसके बाद सीएम योगी ने बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत नौसड़ के सब्जी और लघु व्यवसायियों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कुल 468 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर सीएम योगी ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी ने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है। सीएम योगी ने कहा कि हमने बिना भेदभाव शासन की योजना को आम लोगों तक पहुंचाया। एक तरफ देश को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी संगठन को आदरणीय अमित शाह जी का नेतृत्व और उस यशस्वी नेतृत्व के साथ जुड़ करके बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को प्रत्येक गरीब तक पहुंचाने, शासन की योजनाओं को बिना भेदभाव के, न जाति किसी की देखी, न क्षेत्र, न भाषा, न मत, न मजहब, न संप्रदाय। मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर के भोवापार स्थित बाबा भुजेश्वरनाथ धाम मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना के बाद उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि समय समय पर इसके सुंदरीकरण का कार्य होता आ रहा है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए 6 करोड़ 23 लाख 55 हजार की लागत की योजना की शुरुआत की गई है। मान्यता है इस क्षेत्र में बाबा भुजेश्वरनाथ मंदिर की। समय समय पर इसके सुंदरीकरण का कार्य बनता रहा, कार्य होता रहा, लेकिन समग्रता के साथ इस क्षेत्र की और इस पवित्र स्थल की सुंदरीकरण की व्यापक कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सकें, इस उद्देश्य से आज 6 करोड़ 23 लाख 55 हजार रुपए की लागत से इस परियोजना को आज यहाँ पर हमने शुभारंभ किया।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। नोएडा सेक्टर 49 के एक नामी स्कूल में मैथ्स के टीचर की शर्मनाक हरकत सामने आई है। स्कूल में पढ़ने वाली 2 छात्राओं ने गणित के टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और इसके बाद जांच कमेटी बनाई गई। जांच में आरोप साबित होने पर स्कूल के प्रिंसिपल ने टीचर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। टीचर को स्कूल ने निलंबित कर दिया है। पुलिस पूरे मामले की इस वक्त जांच में जुट गई है। देखिए, सेक्टर 49 स्थित एक प्राइवेट स्कूल में इस तरह की शिकायत आई है। 2 बच्चियां जो क्लास 7 में पढ़ती हैं, उन्होंने अपनी स्कूल की काउंसलर से ये शिकायत की कि मैथ्स टीचर ने उनके साथ बैड टच किया है, उनके साथ छेड़खानी की है। इस संबंध में जो उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनकी लिखित तहरीर पे थाना सेक्टर 49 पे पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें शीघ्र ही विधिक कार्रवाई जो है आगे की जाएगी। योगी राज में भी लव जिहाद के मामले कम नहीं हो रहे। ताजा मामला बरेली के बरादरी थाना क्षेत्र का है, जहां आरोप के मुताबिक मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदलकर दलित नाबालिग किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। किशोरी को जब पता चला कि खालिद ने उसके साथ धोखा किया है तो उसने उससे मिलना बंद कर दिया। इस पर खालिद ने उसकी अश्लील क्लिपिंग सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और घटना की जानकारी होने पर हिंदू संगठन के लोग पीड़ित किशोरी को लेकर बरादरी थाने भी पहुंचे और पुलिस ने एफआईआर लिखने में आनाकानी की तो नेताओं की पुलिस से कहा सुनी तक हुई। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी खालिद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उसके साथ गलत हरकत की और काफ़ी टाइम तक उससे संबंध बनाए रखा, तो उस मामले में हम लोगों ने तहरीर ले ली है और मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। अब वो लड़की नाबालिग है और उसने आरोप लगाया कि इस व्यक्ति ने गलत अपनी आइडेंटिटी दिखाई और गलत नाम बताया महिला को। हापुड़ में पुलिस विभाग का एक बाबू अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर दूसरी शादी कर चुका है, जिससे अब मां बेटी को दर-दर की ठोकरें खाने के लिए उसने मजबूर कर दिया। इटावा के पुलिस विभाग में कार्यरत धर्मेंद्र की पत्नी का कहना है कि वो पूरे परिवार को जायदाद से बेदखल कर दूसरी महिला कांस्टेबल के साथ शादी कर उसके साथ ही रह रहा है। फिलहाल पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। कांस्टेबल गीता सैनी है, इस हापुड़ में तैनात है, पालका नगर निगम में। उसने मेरे पति के साथ शादी कर रखी है। उसने मेरी सारी जमीन बिकवा दी ससुराल की, गाजियाबाद लालकुआ पे एक मकान एक प्लॉट वो खरीदवा ली अपने नाम। एक गाड़ी है, स्विफ्ट गाड़ी ले रखी है। मेरी जमीन सारी बिकवा के सगरे में बर्बाद कर, जो मेरे पीहर के ससुराल की सब चीजें वो मारपीट करके सब ले ली। एक मैं किराए के मकान में रही गाजियाबाद, वो किराए का मकान। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके के चिपियाना के पास डॉल्फिन पब्लिक स्कूल की 3री मंजिल से एक 10वीं की छात्रा ने छलांग लगा दी। लड़की के परिजनों का आरोप है कि छात्रा पिछले साल 10वीं में फेल हो गई थी और इस बार जब वो फिर से स्कूल जाने लगी तो प्रिंसिपल और कुछ टीचर उसको प्रताड़ित करती थी और इसी से परेशान होकर उसे कदम उठाया। लड़की को कूदने के बाद काफी चोटें आई हैं और उसका इलाज गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में चल रहा है। 100 नंबर कॉल करी है मैंने, तो उन्होंने आए उन्होंने उसका लड़की का फोटोग्राफरी करी है, वीडियोग्राफी करी है। उन्होंने बेटी के मेरे जो बयान लिए हैं, तो बेटा क्या हुआ, आपको किसी ने धक्का दिया? नहीं अंकल, तो आप ऐसे कैसे हो? मैंने खुद छलांग लगाई है। तो क्या कहा आपकी बेटी ने, क्यों लगाई? बेटी ने ये कहा मेरी ने कि मुझे ना ये जो मैडम है, जो मेरी क्लास टीचर मैडम है, तो वो कहती है मेरे स्कूल में ना मेरी क्लास में फेल बच्चे नहीं आएंगे। कानपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान कुलदीप सिंह सेंगर को किया जा चुका है निलंबित। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, स्वतंत्र देव सिंह ने साफ तौर पे बोला है कि बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया है। कुलदीप सिंह सेंगर को पहले भी स्वतंत्र देव सिंह निलंबित कर चुके हैं, ये बात कह चुके हैं। तो कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था, इस पर अब जवाब दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निकाल दिया गया है और इससे पहले भी कई बार वो ये बात कह चुके हैं। तो विपक्ष लगातार उन्नाव रेप के जो आरोपी हैं कुलदीप सिंह सेंगर, उसको लेकर सवाल खड़े कर रहा था, क्यों पार्टी ने अभी तक बीजेपी में इसको शामिल किया है। और अब लगातार बयान देते हुए आ रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह, अभी भी ये कह चुके हैं कि निलंबित किया जा चुका है कुलदीप सिंह सेंगर को।
निलंबित किया गया है। एक स्टेटमेंट दे दिया गया है, कुलदीप जी को निलंबित कर दिया गया। कुलदीप को निलंबित किया गया है। एक स्टेटमेंट दे दिया गया है, कुलदीप जी को निलंबित कर दिया गया। कुलदीप को कानपुर आईआईटी में अर्थ साइंस की निर्माणाधीन इमारत की बेसमेंट की दीवार भर कर ढह गई है। इस हादसे में 3 मजदूरों की मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए हैलट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे के बाद चीख पुकार सुनकर बाकी मजदूरों ने आकर मलबे को हटाया और चारों को निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक 3 मजदूरों की मौत हो चुकी थी। बता दें कि अर्थ साइंस इमारत का निर्माण 2 महीने पहले ही शुरू हुआ था और जेपी कंस्ट्रक्शन इस बिल्डिंग का निर्माण करा रहा है। पुलिस ने कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।